हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता राजे ने अपनी रखवाली की सप्रसंग व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में निराला जी ने देश के शासक वर्ग तथा राजनेताओं पर व्यंग प्रस्तुत किया है तथा राजाओं और नेताओं की वास्तविक सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस कविता में निराला जी ने प्रकट किया है कि राजा अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ को ही प्राथमिकता देता है और गरीब और दुर्बल प्रजा के प्रति उसे कोई लगाव, कोई सहानुभूति नहीं होती है। वो अपने दरबार में सिर्फ धनी और उच्च वर्ग के लोगों तथा चापलूसी करने वाले लोगों को ही प्राथमिकता देता है, जबकि गरीब और भोली भाली जनता उसे अपना पालनहार मानती है और आंख बंद करके उस पर विश्वास करती है। तो अब हम कविता को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कवि परिचय पर थोड़ा ध्यान देते हैं। प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन रविवार 21 फरवरी 1896 को हुआ। रविवार को जन्म होने के कारण इन्हें सूरज कुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार के भाव पाए जाते हैं, जबकि वे खड़ी बोली के कवि थे, पर ब्रज भाषा और अवधी में भी कविताएं लिखते थे। इनकी सबसे पहली रचना एक गीत है जो कि जन्मभूमि पर आधारित है। 1916 में उनके द्वारा लिखी गई जूही की कली काफ़ी समय तक चर्चित रही। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास आदि हैं। इनके प्रमुख उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा आदि हैं और कुछ कहानी संग्रह भी हैं, जैसे लिली, सखी, सुकुल की बीवी। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई। अब हम इनकी कविता राजे ने अपनी रखवाली की को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपकी और भी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कविता के भावार्थ को। राजे ने अपनी रखवाली की। प्रस्तुत कविता में निराला जी राजतंत्र पर व्यंग प्रकट करते हुए कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपने देश की रक्षा करे और अपनी प्रजा के हितों के बारे में सोचे, लेकिन असलियत में राजतंत्र में राजा देश की रक्षा के नाम पर बहुत सारे उपाय तो करता है, पर वो सारी व्यवस्था, सारे उपाय राजा की अपनी रक्षा के लिए होते हैं। इससे जनता को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो राजा ने जनता की रखवाली के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ही रक्षा का प्रबंध किया है। उसने बड़े बड़े किले बनवाए और किले में खुद को सुरक्षित रखा। उसके किले बनवाने के पीछे जनता का कोई लाभ नहीं था। जनता को उससे क्या लाभ हुआ? किला बनाकर वो खुद रहता है, जनता तो उसमें रहती नहीं है। वह खुद तो किले या महल में अपने आप को सुरक्षित रखता है, जबकि उसकी गरीब जनता, गरीब प्रजा झोपड़ियों में रह रही है। उसने अपनी प्रजा की सुरक्षा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। बड़ी बड़ी फौजें रखी, उसने बड़ी सी सेना रखी, बड़ी सी सेना खड़ी कर ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। उससे जनता का क्या हित हुआ? उसने सेना इसलिए रखी ताकि कोई उसका विरोध ना कर सके, कोई उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके और वो अपने राज्य पर बेखौफ शासन कर सके। चापलूस कितने सामंत आए। उसके राज्य में बहुत से लोग होते हैं जो कि उसकी चापलूसी करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो राजा अपने दरबार में चापलूस लोगों को रखता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी गुलामी करते हैं और मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। वो जो चापलूस लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए वो राजा की चापलूसी करते हैं। यहाँ पर सामंत, जमींदार, जागीरदार तथा अनेक विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। वे सामंत अपना मतलब पूरा करने के लिए राजा की खुशामद करते रहते हैं और राजा की झूठी प्रशंसा करते हैं और इस प्रकार राजा को खुश करके वो अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे रहते हैं। कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। निराला जी कहते हैं कि राजा के दरबार में अनेक विद्वान ब्राह्मण भी हुआ करते थे जो कि राजा की हाँ में हाँ मिलाया करते थे, क्योंकि इन्हें राजा से अच्छा खासा धन और संपत्ति प्राप्त होती थी। पोथियों का अर्थ है धार्मिक पुस्तकें। वो
पोथियां पढ़ पढ़कर जनता को उपदेश देते थे कि राजा उनका पालनहार होता है, राजा का स्थान भगवान के समान होता है, और जो व्यक्ति राजा की आज्ञा नहीं मानता वो ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है, अतः ऐसा व्यक्ति सजा का हकदार होता है। इसलिए भोली भाली जनता ब्राह्मणों की बातों को सच मानने लगती थी और खुद को राजभक्ति में समर्पित कर देती थी। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। आगे निराला जी कहते हैं कि राजा के दरबार में चापलूस, सामंत और पाखंडी ब्राह्मणों के अलावा बहुत सारे दरबारी कवि भी होते थे, लेखक भी होते थे, इतिहासकार और नाटककार भी होते थे, जो कि राजा की तारीफ में लगे रहते थे। क्यों? क्योंकि वे राज्याश्रित होते थे, वो अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए राजा पर निर्भर होते थे। वे लोग राजा से इनाम पाने के लालच में हमेशा राजा को खुश करने में लगे रहते थे और खूब बढ़ा चढ़ाकर राजा की महिमा का गुणगान करते थे। दरबारी कवि अपने राजा की वीरता और बहादुरी का झूठा और अतिशयोक्ति से भरा हुआ गीत गाते थे। लेखक राजा की वीरता की कहानियां लिखा करते थे। इतिहासकारों ने भी अपने आश्रयदाता राजा के बारे में इतिहास में खूब बढ़ा चढ़ाकर लिखा और इतिहास के पन्ने भरे। ऐसे इतिहासकारों ने ऐसा करके एक झूठा इतिहास ही रच डाला। अनेक नाटककारों ने तो राजा की बहादुरी और प्रशंसा करने में कई नाटक भी लिख डाले और उन नाटकों को रंगमंच, जिसे हम आजकल थिएटर कहते हैं, उस पर प्रस्तुत किया और लोगों को राजा का एक आदर्श चरित्र दिखाया। लोगों के सामने ऐसा प्रकट किया कि राजा कितना महान होता है और वो कितना बड़ा प्रजापालक होता है। इस तरह से उन्होंने राजा की एक अद्भुत छवि को जनता के सामने प्रस्तुत किया। जनता पर जादू चला राज्य के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। आगे निराला जी कहते हैं कि जब कवियों, लेखकों, इतिहासकारों और नाटककारों ने अपने गीत, साहित्य और नाटकों के माध्यम से राजा के आदर्श रूप को जनता को दिखाया, तो जनता पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जादू चलना यानी प्रभावित होना। भोली भाली जनता अपने भ्रष्ट राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझने लगी और उसकी पूजा करने लगी। इस तरह से जनता पर राजा के पूरे परिवार का जादू चल गया। वे राजा की तरह रानियों का भी सम्मान करने लगे, उनसे प्रभावित होने लगे। समाज की जो साधारण नारियां थी, वे रानियों को अपना आदर्श मानने लगी और उनका सम्मान करने लगी। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। लोहा बजा धर्म पर मतलब धर्म के नाम पर युद्ध होने लगे। इस तरह राजा के शासन में धर्म को तो बढ़ावा मिला, लेकिन ये धर्म का बढ़ावा जो था वो धोखे से भरा हुआ था। धर्म के नाम पे जनता को धोखा दिया जाता था, जनता के साथ छल कपट किया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। इस तरह से राजा धर्म के नाम पर, सभ्यता के नाम पर अनेक लड़ाइयां लड़ता था, अनेक युद्ध लड़ता था और बड़े बड़े युद्ध होते थे जिसमें हिंसा होती थी। धर्म के नाम पर राजाओं और नेताओं ने लोगों को आपस में लड़वाया और निर्दोष मासूम लोगों के खून की नदियां बह गईं। खून की नदी बही। किसके खून की नदी बही? निर्दोष लोगों की, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। वे राजा और वे नेता सुरक्षित रहे, लेकिन उनके लिए जनता की बलि चढ़ गई। जिन लोगों ने युद्ध करवाए वे तो सुरक्षित रहे, लेकिन उनकी भोली भाली जनता आंख बंद करके बिना सोचे समझे धर्म और सभ्यता के नाम पर होने वाली लड़ाई में भाग लेने लगी और हिंसा की शिकार हो गई। इस तरह से उसने अपने राजा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। आंख कान मूंद कर अर्थात बिना सोचे समझे। इस प्रकार भोली भाली जनता ने आंख कान बंद कर लिए और बिना सोचे समझे धर्म और सभ्यता के नाम पर होने वाली लड़ाई में भाग लिया और हिंसा की शिकार हुई और अपने राजा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और प्रजा को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ राजा का। और अंत में कवि कहते हैं कि जब जनता की आंखें खुली, यानी जनता को असलियत का पता चला, तो उन्होंने देखा कि उनका तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। उनके घर तबाह हो गए थे, उन प्रियजनों का साथ उनसे छूट चुका था और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि राजा ने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही रखवाली की। उसने सिर्फ और सिर्फ अपना ही स्वार्थ पूरा किया और उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपनी रखवाली कर ली और वो तो सुरक्षित रहा, भले ही उसकी जनता अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठी।
इस प्रकार हम इस कविता में देखते हैं कि हमारे समाज में न्याय व्यवस्था में कितनी कमी है, और इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमारे देश के शासक वर्ग और नेता वर्ग पर व्यंग किया है और उनके असलियत को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो कविता यहीं पे खत्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी और भी आगे भी मदद करने की कोशिश करूं। धन्यवाद।